नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम कोशिका मृत्यु यानी सेल डेथ की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कोशिकाएं सिर्फ एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस से ही मरती हैं। हाँ, आमतौर पे तो ये दो नाम ही हमारे दिमाग में आते हैं ना, लेकिन हमारी कोशिकाएं मरने के और भी कई रेगुलेटेड मतलब नियंत्रित तरीके जानती हैं। आज हम ऐसे ही 3 कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तरीकों पर ध्यान देंगे: नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस। इन्हें समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कई इंसानी बीमारियों में अहम भूमिका निभाते पाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस से परे क्या है। शुरुआत नेक्रोप्टोसिस से करते हैं। ये नाम ही कुछ नेक्रोसिस जैसा लगता है। बिल्कुल, नेक्रोप्टोसिस। हाँ, ये बाहर से काफी हद तक नेक्रोसिस जैसा ही दिखता है। अच्छा, कैसे? मतलब कोशिका फूल जाती है, उसके अंदर के हिस्से ऑर्गेनेल्स क्या हैं वो सूज जाते हैं, एटीपी कम हो जाता है, आरओएस यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं और आखिर में कोशिका की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फट जाती है। ओके, तो ये तो नेक्रोसिस जैसा हुआ। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक प्रोग्राम तरीके से होता है। जैसे एपोप्टोसिस में होता है ना, एक खास सिग्नलिंग पाथवे के जरिए। प्रोग्राम्ड। लेकिन फिर भी एपोप्टोसिस से अलग इसमें मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा फर्क, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि नेक्रोप्टोसिस को कैस्पेस की जरूरत नहीं होती। ये कैस्पेस इंडिपेंडेंट है। कैस्पेस इंडिपेंडेंट? जी, इसीलिए इसे कभी-कभी प्रोग्राम नेक्रोसिस भी कहते हैं। आप कह सकते हैं ये एक तरह का बैकअप सिस्टम है। अच्छा, मतलब अगर एपोप्टोसिस का मुख्य रास्ता कैस्पेस वाला किसी वजह से बंद हो जाए, जैसे शायद कोई वायरस उसे रोक दे। बिल्कुल सही, जैसे कुछ वायरस करते हैं, तब कोशिका इस रास्ते नेक्रोप्टोसिस से मर सकती है। दिलचस्प। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है फिर? कौन से खास मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल हैं? हाँ, तो इसकी शुरुआत अक्सर वैसी ही होती है जैसे बाहरी एपोप्टोसिस की। हम्म। मान लीजिए कोई सिग्नल, कोई लिगैंड कोशिका की सतह पर मौजूद रिसेप्टर से जुड़ता है। जैसे? TNFR1 या फास्ट रिसेप्टर्स। हम्म। कई बार वायरल डीएनए या आरएनए सेंसर्स भी से शुरू कर सकते हैं। अच्छा। जीएनएस सिग्नल की बात करें तो वो एपोप्टोसिस या नेक्रोप्टोसिस दोनों शुरू कर सकता है। ओके। नेक्रोप्टोसिस के रास्ते में जब TNF TNFR1 से जुड़ता है तो RIPK1 और RIPK3 नाम के प्रोटीन सक्रिय होते हैं। RIPK1 और RIPK3? जी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर RIPK3 जो है वो MLKL नाम के एक और प्रोटीन को सक्रिय करता है, उसे फॉस्फोरिलेट करता है। MLKL? हाँ, MLKL। जी। ये सक्रिय MLK अणु फिर झुंड बनाकर कोशिका की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं और उसमें छेद बना देते हैं। छेद? ओह। जी, और जैसे ही छेद बनते हैं, कोशिका फट जाती है और अंदर का सारा सामान बाहर। इससे इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन। तो इसमें इन्फ्लेमेशन भी शामिल है। ये एपोप्टोसिस से काफी अलग है। उसमें तो साफ सफाई से मौत होती है, कोई सूजन नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा अंतर है। तो शरीर में इसका क्या रोल है, मतलब सामान्य अवस्था में और बीमारियों में? सामान्य विकास में देखें तो ये हड्डियों की ग्रोथ प्लेट बनने में मदद करता है। अच्छा। लेकिन बीमारियों में इसका जिक्र ज्यादा होता है, जैसे स्टेटोहेपेटाइटिस जो लिवर की एक बीमारी है, या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में। इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी में भी इसका रोल है। मतलब जब किसी अंग में खून का बहाव रुकने के बाद अचानक फिर से चालू होता है तो उससे जो नुकसान होता है। और पार्किंसंस डिजीज जैसे न्यूरोडीजेनरेटिव रोगों में भी नेक्रोप्टोसिस देखा गया है। और वो वायरस वाली बात? हाँ, वो रक्षा तंत्र वाला पहलू। जैसा आपने कहा, जब साइटोमेगालोवायरस CMV जैसे वायरस एपोप्टोसिस के कैस्पेसिस को बंद कर देते हैं तो कोशिका कहती है ठीक है, प्लान B, और नेक्रोप्टोसिस से खुद को खत्म कर लेती है ताकि वायरस फैल न सके। समझ गई। तो नेक्रोप्टोसिस हुआ कोशिका का प्लान B, खासकर संक्रमण में। संक्रमण से लड़ने का एक और दिलचस्प तरीका आपने बताया था, पायरोप्टोसिस। इसमें तो इन्फ्लेमेशन का रोल और भी बड़ा है शायद। ये क्या है? जी हाँ, पायरोप्टोसिस भी एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, लेकिन इसकी पहचान ही इन्फ्लेमेशन से जुड़ी है। ये तेज होता है और बहुत ज्यादा सूजन पैदा करता है। ये अक्सर तब शुरू होता है जब हमारी कोशिकाएं किसी घुसपैठिए, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, के कुछ खास हिस्सों को पहचान लेती हैं। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं। कोशिका के अंदर कुछ खास सेंसर्स होते हैं, इन्नेट इम्यून रिसेप्टर्स। वो इन हिस्सों को पहचान कर एक मशीनरी को चालू करते हैं जिसे इन्फ्लामासोम कहते हैं। इन्फ्लामासोम? हाँ, ये नाम सुना है मैंने, इम्यून सिस्टम के संदर्भ में। ये क्या करता है? इन्फ्लामासोम का मुख्य काम है
कैस्पेस 1 को सक्रिय करना। कुछ मामलों में कैस्पेस 4 और 5 भी शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ भी कैस्पेस है। लेकिन ये अपोप्टोसिस वाले कैस्पेस से अलग है। हाँ, ये इन्फ्लेमेटरी कैस्पेसेस हैं। कैस्पेस 1 दो बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। एक तो ये कोशिका को मारने में मदद करता है, और दूसरा ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल प्रो IL-1 बीटा उसे काटकर सक्रिय IL-1 बीटा बनाता है। IL-1 बीटा, ये तो काफी जाना माना साइटोकाइन है बुखार और सूजन के लिए। बिल्कुल, IL-1 बीटा बुखार और सूजन पैदा करने वाला एक बहुत शक्तिशाली साइटोकाइन है। तो पायरोप्टोसिस क्या करता है? ये संक्रमित कोशिका को खत्म करता है और साथ ही IL-1 बीटा छोड़कर आसपास इम्यून सिस्टम को जोर से अलार्म बजाकर बुलाता है। वाह, मतलब कोशिका की मौत के साथ साथ एक फायर अलार्म सिस्टम भी। बहुत बढ़िया। जी, ताकि संक्रमण से तुरंत लड़ा जा सके। बहुत खूब। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, फेरोप्टोसिस। ये नाम तो बिल्कुल अलग है। फेरो मतलब आयरन, लोहा। हाँ, बिल्कुल। फेरोप्टोसिस का मतलब ये है लोहे पर निर्भर कोशिका मृत्यु, आयरन डिपेंडेंट सेल डेथ। लोहे पर निर्भर, ये कैसे? ये तब होती है जब कोशिका के अंदर या तो आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इतने ज्यादा बन जाते हैं कि कोशिका का अपना एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम उन्हें संभाल नहीं पाता। एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जैसे वो ग्लूटाथायोन वाला? हाँ, खास तौर पर ग्लूटाथायोन पर निर्भर वाला सिस्टम। जब ये सिस्टम फेल हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है तो नतीजा होता है लिपिड परऑक्सीडेशन। लिपिड परऑक्सीडेशन मतलब कोशिका की झिल्ली में जो लिपिड्स या फैट्स हैं उनका ऑक्सीकरण, उनका खराब होना। बिल्कुल सही। कोशिका की झिल्ली मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड्स का बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण होने लगता है। इससे झिल्ली की पूरी बनावट, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है? उसकी तरलता, फ्लूइडिटी कम हो जाती है, उसमें मौजूद प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाते, आयनों और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट गड़बड़ा जाता है और आखिरकार झिल्ली टूट जाती है, जो फिर से दिखने में नेक्रोसिस जैसा लगता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप में कुछ खास दिखता है इसमें? हाँ, माइक्रोस्कोप में देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़े अजीब दिखते हैं। उनकी अंदरूनी झिल्ली, जिसे क्रिस्टा कहते हैं, वो गायब हो सकती है या कम हो जाती है और बाहरी झिल्ली फटी हुई दिख सकती है। ओह, और ये फेरोप्टोसिस किन बीमारियों से जुड़ा पाया गया है? इसका संबंध कई गंभीर स्थितियों से मिला है। जैसे कैंसर में कुछ तरह के कैंसर सेल्स फेरोप्टोसिस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स या हंटिंगटन्स डिजीज में भी इसका रोल देखा गया है, और स्ट्रोक में भी। इन सब में आयरन मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की गड़बड़ी होती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण पाथवे है। तो हमने आज कोशिका मृत्यु के 3 और रेगुलेटेड रास्ते देखे, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस और फेरोप्टोसिस। क्या हम इनके मुख्य अंतरों को एक बार फटाफट दोहरा सकते हैं ताकि सुनने वालों को याद रहे? जरूर जरूर। संक्षेप में देखें तो नेक्रोप्टोसिस ये कैस्पेज इंडिपेंडेंट है। याद रखने वाले नाम है RIPK1, RIPK3 और MLKL। नतीजा होता है कोशिका का फटना और इन्फ्लेमेशन। रोल विकास, चोट और खासकर वायरस संक्रमण से बचाव में। ठीक है। पायरोप्टोसिस ये कैस्पेज 1 और कभी-कभी कैस्पेज 4-5 पर निर्भर है। इन्फ्लामाजोम सक्रिय होता है, खास पहचान है IL-1 बीटा का बनना और जबरदस्त इन्फ्लेमेशन। मुख्य भूमिका बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण से लड़ने में। ओके। फेरोप्टोसिस ये आयरन और ROS पर निर्भर है। मुख्य घटना है लिपिड परऑक्सीडेशन से मेम्ब्रेन का डैमेज होना। दिखने में नेक्रोसिस जैसा। संबंध कैंसर, न्यूरोडिजेनरेशन, स्ट्रोक जैसी बीमारियों से। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि ये तीनों रास्ते एपोप्टोसिस और पारंपरिक नेक्रोसिस से अलग हैं, पर ये भी कोशिका मृत्यु के सोचे समझे रेगुलेटेड तरीके हैं। ऐसा नहीं कि बस यूं ही हो गए। स्वास्थ्य और बीमारी दोनों में इनकी अपनी खास जगह और अहमियत है। वाकई कमाल है। मतलब कोशिकाएं मरने के भी कितने अलग अलग और कितने सधीवे तरीके जानती हैं। हर तरीके का अपना सिग्नल, अपनी मशीनरी, अपना मकसद। बिल्कुल। और इन रास्तों की बारीकियों को समझना, जैसा मैंने कहा, भविष्य में इलाज के नए दरवाजे खोल सकता है। अगर हम जानते हैं कि किसी खास बीमारी में कौन सा पाथवे गड़बड़ कर रहा है, तो शायद हम उसे टारगेट करके उसे ठीक कर सकें या रोक सकें। बिल्कुल। आपकी आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में जरूर आ रहा है। पूछिए। अगर कोशिकाओं के पास मरने के इतने सारे नियम कायदों वाले रास्ते हैं, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, तो फिर वो अनियंत्रित बेतरतीब मौत
जिसे हम पारंपरिक नेक्रोसिस कहते हैं, वो कब और क्यों होती है? क्या वो हमेशा सिर्फ एक हादसा है, मतलब कोई भयानक चोट लगने पर ही होती है, या उस आपात अराजकता, उस मेस का भी कोई छिपा हुआ अनकहा उद्देश्य हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी और जानने की जरूरत है?